हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुतक। आज जो हम लोग है कुमार गौरव सर की जो ये बुक आती है मंथली मैगजीन, ये सितंबर मंथ वाली जो है, इस बुक को अभी हम लोग जो है इस बुक की सीरीज अभी हमारे चैनल पे चल रही है। तो इसके अंतर्गत जो है एक वीडियो अपलोड कर दी गई है जिसमें जो है आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखने को मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन कह सकते हैं इसको, जो पूरे अगस्त मंथ का, जिसमें कंटेंट आपको 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का दिया गया है। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो दिखने को मिलेंगे। तो वो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए। आज जो है इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है इसमें आर्थिक एवं खेल परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, नियुक्तियाँ, यही सब आज हम लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला सेक्शन है आर्थिक परिदृश्य से। इसमें आपका पहला टॉपिक देखिए क्या है, कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष। कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष के बारे में है। 27 जुलाई 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा की है। सेबी द्वारा विनियमित इस फंड को बैकस्टॉप सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदकर तनावग्रस्त बाजार स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करता है। CDMDF, जिसे अस्थिर बाजार में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है, निर्दिष्ट ऋण उन्मुख MF योजनाओं से सूचीबद्ध कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदेगा, जिसके लिए सेबी ट्रिगर और ऐसी कार्रवाई की अवधि निर्धारित करेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया ये क्या है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो बिहार रोड्स प्रोजेक्ट। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के बारे में कुछ न्यूज़ है। भारत सरकार ने जो है एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में बिहार में एक परिवर्तनकारी परियोजना बिहार रोड्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट का लक्ष्य लगभग 265 किलोमीटर राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ अपग्रेड करना है। कितना? 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो डिजिटल भुगतान इंडेक्स @ 13.24%। ऑनलाइन लेनदेन को मापने वाले RBI के इंडेक्स के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। RBI का डिजिटल भुगतान इंडेक्स RBI DPI मार्च 2023 के अंत में 395.57 पर था, जबकि सितंबर 2022 में 377.46 और मार्च 2022 में 349.30 पर था, जो 2018 से 4 गुना उछाल दर्शाता है। PwC इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक UPI लेनदेन प्रतिदिन 1 बिलियन लेनदेन तक पहुंचने का अनुमान है। कितना? UPI लेनदेन जो है प्रतिदिन 1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है 2026-27 तक। और ये जो रिपोर्ट है वो PwC का है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने 2 को-फाउंडर्स के साथ वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। वर्ल्ड कॉइन एक क्रिप्टो मुद्रा परियोजना है जिसे OpenAI के CEO ने एलेक्स ब्लानिया व मैक्स नोवेडस्टन के साथ लॉन्च किया है। वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक यूनिवर्सल और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल पहचान बनाना है, जो लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है और उन्हें विभिन्न सेवाओं और लाभों को ऑनलाइन एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। और देखिए क्या है, तो वर्ल्ड कॉइन सैन फ्रांसिस्को और बर्लिन में संचालित टूल्स फॉर ह्यूमन संगठन द्वारा समर्थित है। वर्ल्ड कॉइन का लक्ष्य ऑर्ब नामक डिवाइस की मदद से आइरिस स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करना है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि भारतीय बाजारों को ओवरवेट रेटिंग। भारतीय बाजारों को ओवरवेट रेटिंग के मामले में तो ब्रोकरेज फर्म ने जो है भारत के बाजारों को ओवरवेट रेटिंग देते हुए कहा कि भारत लंबी अवधि तक जारी रहने वाली तेजी की शुरुआत के करीब है। भारत जो है वो ब्रोकरेज फर्म ने जो है भारत के बाजारों को ओवरवेट रेटिंग देते हुए कहा है कि भारत जो है लंबी अवधि तक जारी रहने वाली तेजी की शुरुआत के करीब है। ओवरवेट आउटलुक का मतलब है कि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस अपग्रेड के साथ भारत अब उभरते बाजारों के बीच शीर्ष रैंक वाला सबसे पसंदीदा बाजार है। भारतीय बाजारों की मजबूत स्थिति, विदेशी पूंजी प्रवाह, बृहद स्थिरता और सकारात्मक आय परिदृश्य के कारण निवेशकों के लिए उभरते बाजारों में भारत शीर्ष पर और सबसे पसंदीदा बाजार है। यह विकास कंपनी द्वारा जो है 31 मार्च 2023 को भारत के आउटलुक को अंडरवेट से इक्वल वेट में अपग्रेड करने में के 4 महीने बाद आई है। फिर से सुनिए, यह विकास कंपनी द्वारा जो है 31 मार्च 2023 को भारत के आउटलुक को अंडरवेट से इक्वल वेट में अपग्रेड करने के 4 महीने बाद आई है।
आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है आपका, तो 13वीं महारत्न कंपनी, ये आपका थोड़ा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रेंड, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 13वीं महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत के वित्त मंत्रालय ने तेल क्षेत्र की दो प्रमुख कंपनियों ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC विदेश को क्रमशः महारत्न और नवरत्न श्रेणियों में पदोन्नत किया है। महारत्न में किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को और ONGC को नवरत्न में। ऑयल इंडिया, जिसे पहले नवरत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया, को अब सम्मानित महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे यह देश में 13वां महारत्न CPSE बन गया है। नवरत्न CPI का दर्जा अपग्रेड प्राप्त करने के बाद कंपनी देश की 14वीं नवरत्न CPSE बन गई है। कितनी? 14वीं। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आइए देखें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इसके माध्यम से 400 से अधिक सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह सेवा आमने सामने बातचीत जैसी सुविधाओं वाला एक वर्चुअल मंच है। इसमें ग्राहक VC जैसी वीडियो कॉल के माध्यम से कभी भी कहीं भी वीडियो बैंकर के साथ बातचीत कर सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC। भारत का भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक अपने बचत बैंक खाते वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड RPVC लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक भी बन गया है। फिर से सुनिए, भारत का भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक अपने बचत बैंक खातों वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड RPVC लॉन्च करने वाला जो है पहला भारतीय बैंक भी बन गया है। डेबिट कार्ड सामान्य PVC कार्डों के मुकाबले रिसाइक्लिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड RPVC सामग्री एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार किया गया है। पारंपरिक PVC कार्डों की तुलना में 350 ग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे इसके उपयोग से जो है 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में जो है वो कमी आएगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या है सेक्शन आपका, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से रिलेटेड है नेक्स्ट सेक्शन आपका। तो आइए, ये बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन इसको कह सकते हैं आप। तो आइए इसमें आपको पहला देखिए क्या है, स्टार फायर एल्गोरिदम। स्टार फायर एल्गोरिदम के बारे में कुछ न्यूज है। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस से निपटने के लिए स्टार फायर नाम से एक एल्गोरिदम विकसित किया है, जो अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मशीनों से प्राप्त डेटा को समृद्ध करता है। फिर से सुनिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने जो है अंतरिक्ष में अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस से निपटने के लिए स्टार फायर नाम से एक एल्गोरिदम विकसित किया है, जो अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशनों से प्राप्त डेटा को समृद्ध करता है। स्टार फायर का अगर पूरा नाम देखें तो साइमुलेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस इन ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ। स्टार फायर एल्गोरिदम FM रेडियो स्टेशनों, वाईफाई नेटवर्क, मोबाइल टावरों, रडार उपग्रहों एवं संचार उपकरणों सहित विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्सर्जित RFI का अनुमान और पहचान कर सकता है। इस एल्गोरिदम को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका सहित 6 देशों के FM ट्रांसमीटर स्टेशनों पर डेटा का उपयोग किया है। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है टॉपिक आपका, कोरोना के EG 5.1 या इरिस वेरिएंट का प्रसार। फिर से सुनिए, कोरोना के EG 5.1 या इरिस वेरिएंट का प्रसार। ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। वहाँ EG 5.1 नाम का कोविड-19 का एक नया वेरिएंट फैल रहा है, इसे एरिस नाम दिया गया है। EG 5.1 वेरिएंट को ओमिक्रॉन के परिवार का ही माना जा रहा है। इसे यूनाइटेड किंगडम में 31 जुलाई 2023 को डिटेक्ट किया गया और तब से प्रत्येक दिन इसके नए मामले सामने आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी डेटामार्ट सिस्टम के माध्यम से रिपोर्ट किए गए 4396 श्वसन सैंपल्स में से 5.4% में कोविड-19 के इस नए वेरिएंट की पहचान की गई है। कोरोना के बारे में देखिए, 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में सबसे पहले देखा गया। तत्पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे 30 जनवरी 2020 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। WHO में 5 प्रकार के सूचीबद्ध WHO में 5 प्रकारों को सूचीबद्ध किया गया। ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया था। डेल्टा जो 2020 के अंत में भारत में उभरा, गामा जो 2020 के अंत में ब्राजील में उभरा, बीटा जो 2020 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में उभरा, अल्फा इसे वर्ष 2020 के अंत में ब्रिटेन में देखा गया। तो ये जो है 5 प्रकारों के जो है कोरोना के जो वेरिएंट हैं, इनको WHO में जो है वो सूचीबद्ध किया गया है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
मनुष्यों की नई वंशावली की खोज। चीन में खोजी गई एक प्राचीन खोपड़ी अब आधुनिक मानव के समान नहीं होने वाली विशेषताओं से वैज्ञानिकों को चकित कर रही है। फिर से सुनिए, चीन में खोजी गई एक प्राचीन खोपड़ी जो है अब आधुनिक मानव के समान नहीं होने वाली विशेषताओं से वैज्ञानिकों को जो है चकित कर रही है। साइंस अलर्ट लेख के अनुसार रहस्यमयी खोपड़ी एक बच्चे की है जो लगभग 3 लाख वर्ष पहले जीवित था, लगभग 3 लाख वर्ष पहले जीवित था। वैज्ञानिकों ने अभी तक होमिनिन की इस कथित नई वंशावली को वर्गीकृत नहीं किया है। अभी के लिए उन्होंने अभी से HLD6 लेवल दिया है। HLD हुआलोंगडोंग का प्रतिनिधित्व करता है जहां खोपड़ी पाई गई थी। वैज्ञानिकों को जो बात चकित करती है वह यह है कि इसकी तुलना किसी भी ज्ञात मानव वंश से नहीं कर सकते हैं। खोपड़ी निएंडरथाल, डेनिसोवंश या हम आधुनिक मानव से मिलती जुलती नहीं है, फिर भी इसमें विभिन्न वंशों से मेल खाने वाली कुछ विशेषताएं हैं। इसका मतलब यह है कि होमिनिन या मानव परिवार के पेड़ को एक और शाखा की आवश्यकता हो सकती है। होमो सैपियंस या बुद्धिमान इंसान लगभग 1,20,000 साल पहले केवल चीन में दिखाई दिए थे। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखिए। तो मैसेच्यूसेट्स विश्वविद्यालय एमहर्स्ट की टीम ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें घोषणा की गई कि उन्होंने वायु में नमी से एक छोटा लेकिन निरंतर विद्युत प्रवाह सफलतापूर्वक उत्पन्न किया है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसके तहत वायुमंडलीय आर्द्रता को नवीकरणीय ऊर्जा में बदला गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में नवीकरणीय तथा टिकाऊ ऊर्जा स्रोत होने की क्षमता है क्योंकि यह वायुमंडलीय नमी की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर करता है। निकोला टेस्ला द्वारा खोजी गई यह अवधारणा दशकों से वैज्ञानिक जांच का विषय रही है और अब वास्तविकता बनने के करीब है। ये क्या होगा, अब यह जो है अब वास्तविकता बनने के करीब है। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपने नए अधिकृत विश्व स्तरीय सीकर सुविधा केंद्र पर निर्मित अगली पीढ़ी की हथियार प्रणाली पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को सुपुर्द कर दिया है। फिर से सुनिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने अपने नए अधिकृत विश्व स्तरीय सीकर सुविधा केंद्र पर निर्मित अगली पीढ़ी की हथियार प्रणाली पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को सुपुर्द कर दिया है। सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उप प्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर की रूपरेखा DRDO के अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई है। इसका निर्माण BDL ने हैदराबाद स्थित अपनी कंचनबाग इकाई के अपने विश्व स्तरीय सीकर सुविधा केंद्र पर किया है। फिर आइए नेक्स्ट देखें टॉपिक क्या है आपका जालडोस्ट एयरबोट। 2 अगस्त 2023 को वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाएं बेंगलुरु ने एक एयरबोट जालडोस्ट का अनावरण किया जो झीलों और नदियों से जलीय खरपतवार निकालता है। यह एयरबोट एक विमान इंजन द्वारा संचालित होती है। NAL ने एयरबोट के 2 संस्करण विकसित किए हैं, जालडोस्ट मार्क 1 और एक उन्नत संस्करण जालडोस्ट मार्क 2। दूसरी तकनीक क्यू प्लेन है जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता वाला एक हल्का ऑल इलेक्ट्रिक UAV है। आइए फिर नेक्स्ट देखें क्या है चंद्रमा पर कलाकारों की कृतियों का डिजिटल संग्रहण। कनाडा के अर्थ सेवानिवृत्त भौतिक विज्ञानी और कला संग्राहक सैमुअल पेलाटा भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऑफ वर्ल्ड संग्रह को एक संदेश के रूप में संग्रहित करके अंतरिक्ष में भेजेंगे। फिर से सुनिए क्या है कनाडा के अर्थ सेवानिवृत्त भौतिक विज्ञानी और कला संग्राहक सैमुअल पेलाटा भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऑफ वर्ल्ड संग्रह को एक संदेश के रूप में संग्रहित करके अंतरिक्ष में भेजेंगे। इन मिशनों को लूनर कोडेक्स, नोवा कलेक्शन, पेरेग्रीन कलेक्शन और पोलिरिस कलेक्शन नाम दिया गया है। इससे पहले ओरियन संग्रह को चंद्रमा के ऑर्बिटल में आर्टेमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में भेजा गया है। इससे पहले जो है ओरियन संग्रह को चंद्रमा के ऑर्बिटल में जो है आर्टेमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में भेजा गया है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है तो लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन। असम राज्य चिड़ियाघर ने हाल ही में भारत में पहली बार कैद में हिमालयी गिद्ध के प्रजनन को रिकॉर्ड किया। असम राज्य चिड़ियाघर ने हाल ही में भारत में पहली बार कैद में हिमालयी गिद्ध के प्रजनन को रिकॉर्ड किया। हिमालयी गिद्धों का सफल प्रजनन करने वाला भारत फ्रांस के बाद विश्व का दूसरा उदाहरण है। सफल प्रजनन का विवरण असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी
में हिमालय युद्धों का प्रजनन, जिप्स हिमालयंस ह्यूम 1869 शीर्षक वाले एक पेपर में प्रकाशित किया गया है। 66,000 की अनुमानित आबादी के साथ संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत प्रजाति है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा हरियाणा के पिंजौर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के रानी और पश्चिम बंगाल के राजभटखावा में स्थापित 4 विशी व्हाइट रम्प्ड गिद्ध, जिप्स बेंगालेसिस स्लेंडर बिल्ड गिद्ध के संरक्षण प्रजनन में शामिल है। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखें क्या है। तो CHD1L जीन एड्स नियंत्रण में सहायक। CHD1L जीन एड्स नियंत्रण में सहायक। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों में एक जीन वेरिएंट होता है जो संभवतः मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV जो संभवतः मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV को नियंत्रित करता है, जिससे वायरस फैलने का खतरा कम हो जाता है और बीमारी के बढ़ने में देरी होती है। फिर से सुनिए इसको। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों में एक जीन वेरिएंट होता है जो संभवतः मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को नियंत्रित करता है, जिससे वायरस फैलने का खतरा कम हो जाता है और बीमारी के बढ़ने में देरी होती है। विचाराधीन जीन क्रोमोसोम हेलिकेज DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक CHD1L है, जिसमें प्रोटीन बनाने की जानकारी होती है जो शरीर को DNA क्षति की मरम्मत करने की अनुमति देती है। फिर आपका नेक्स्ट है मत्स्य 6000 पनडुब्बी। मत्स्य 6000 पनडुब्बी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की है, जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है। समुद्रयान परियोजना भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन गहरे समुद्र के संसाधनों का अध्ययन करने और जैव विविधता मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर से सुनिए इसको। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की है, जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक ले जा सकती है। समुद्रयान परियोजना भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन गहरे समुद्र के संसाधनों का अध्ययन करने और जैव विविधता मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया। टोटल कितने लोगों को? 3 लोगों को ले जा सकता है 6000 मीटर की गहराई तक 12 घंटे के लिए। और देखिए क्या है इसमें। तो मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को गैस हाइड्रेट्स और पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे संसाधनों के लिए गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मदद करेगा, जो गहराई में पाए जाते हैं। समुद्रयान परियोजना के वर्ष 2026 तक साकार होने की उम्मीद है और इसे चेन्नई में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। 5 वर्ष की अवधि में 4077 करोड़ मिशन की लागत है। टोटल जो इसकी लागत है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए 4077 करोड़। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो सुपर कंडक्टर LK-99। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में एक ऐसी सामग्री की खोज का दावा किया है जिसे उन्होंने LK-99 नाम दिया है। LK-99 कमरे के तापमान और दबाव पर काम करने वाला एक सुपर कंडक्टर है। इसके विकास में वैज्ञानिकों ने लेड एपेटाइट से शुरुआत की है और कुछ लेड परमाणुओं को तांबे से प्रतिस्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप तांबे द्वारा प्रतिस्थापित लेड एपेटाइट प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने LK-99 नाम दिया है। और सुनिए इसके बारे में क्या है। तो यह आविष्कार संभावित रूप से विद्युत चालकता और प्रौद्योगिकी के विश्व में क्रांति ला सकता है। एपेटाइट टेट्राहेड्रल या पिरामिडल मोटिफ में फॉस्फेट मचान वाले खनिज हैं। एक फास्फोरस परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा हुआ है। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है देखें। प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 की खोज। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया TC1 की खोज की है, जो मच्छरों से मनुष्यों में मलेरिया के संचरण को रोकने में सक्षम होगा। मच्छरों से मनुष्यों में मलेरिया के संचरण को रोकने में सक्षम होगा। यह खोज स्पेन में एक अनुसंधान सुविधा में वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, जो GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा संचालित है। जब उन्होंने देखा कि मच्छरों की एक कॉलोनी जिसका उपयोग दवा विकास के लिए किया गया ने मलेरिया के हस्तांतरण को रोक दिया था। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम माया।
ऑपरेटिंग सिस्टम माया के बारे में, भारत के रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को माया नामक एक नए ओएस से बदलने का फैसला किया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने जो है इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को माया नामक एक नए ओएस से बदलने का फैसला किया है। ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म का अर्थ है कि यह मुफ्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। परीक्षण के आधार पर मंत्रालय के कुछ कंप्यूटरों में 15 अगस्त तक माया ओएस स्थापित किया गया। माया ओएस चक्रव्यूह नामक एक फीचर के साथ आता है जो एक एंड पॉइंट एंटी मालवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक आभासी परत बनाता है जो हैकर्स को संवेदनशील डेटा तक पहुंचने से रोकता है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है तूफान हिलेरी। तूफान हिलेरी श्रेणी 4 का एक प्रमुख तूफान है जिसने पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट को भारी वर्षा से प्रभावित किया है। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में भारी वर्षा के साथ 20 से 21 अगस्त 2023 को चरम पर रहा। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है तो भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग निराक्षी। भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग निराक्षी नामक एक AUV कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और MSME इकाई AEPL का एक सहयोग है। इसका विकास अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने से लेकर माइंस निपटान और पानी के भीतर सर्वेक्षण तक विभिन्न कार्यों के लिए किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका इसी में निराक्षी जिसका अर्थ है पानी में आंखें। देश में अपनी तरह का पहला और वाणिज्यिक लॉन्च से पहले भारतीय नौसेना तटरक्षक बल और सेना द्वारा उपयोगकर्ता परीक्षणों से गुजरने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष जो है समीर वी कामत ने AUV के नारंगी रंग के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है तो तूफान खानून। 9 अगस्त 2023 को पूर्वी चीन सागर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान खानून के जापान के दक्षिणी तट से दक्षिण कोरिया की ओर बढ़ने के कारण अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है। खानून नाम जिसका अर्थ कटहल है थाईलैंड द्वारा टाइफून समिति में दिया गया। खानून एक सप्ताह से अधिक समय तक जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीपों के चारों ओर भारी बारिश हुई। इससे पहले आए तूफान डोक्शुरी श्रेणी 2 के तूफान से दक्षिण चीन में दस्तक दी। डोक्शुरी नामकरण दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया जिसका मतलब ईगल है, जिसका मतलब आपका ईगल है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका क्या है तो भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2। भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2। भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम हेरॉन मार्क 2 को ड्रोन को शामिल किया है। भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है जिसमें स्ट्राइक क्षमता है और एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। फिर से सुनिए भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम हेरॉन मार्क 2 ड्रोन में को शामिल किया है जिसमें जो है स्ट्राइक क्षमता है और एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। 4 नए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन जो लॉन्ग रेंज मिसाइल और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस हो सकते हैं। इसे ट्राइडेट्स स्क्वाड्रन जिसे अब उत्तर के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है कि एक अग्रिम हवाई अड्डे पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना प्रोजेक्ट चीता पर भी काम कर रही है जिसके तहत लगभग 70 हेरॉन ड्रोन को उपग्रह संचार लिंक के साथ उन्नत और हथियारबंद किया जाएगा। हेरॉन मार्क 2 हेरॉन मार्क 1 का उन्नत संस्करण है जो 2009 से भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में है। आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है स्वाति माउंटेन रडार। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार स्वाति माउंटेन रडार के हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है जिसे स्वाति माउंटेन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए एक समारोह में सेना स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल JB चौधरी ने रडार प्रणाली को हरी झंडी दिखाई। इसे बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है आपका चंद्र मिशन लूना 25। 11 अगस्त 2023 को रूस ने 47 वर्षों में अपना पहला चंद्र मिशन लूना 25 अंतरिक्ष में भेजा है। लूना 25 ने सोयूज 2.1B रॉकेट से रूस के सुदूर पूर्व में अमूर ओब्लास्ट में स्थित वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम लॉन्च स्टेशन में प्रक्षेपित किया गया है। यह अभियान 1976 के बाद रूस का पहला मिशन है जो 20 अगस्त 2023 को चांद पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूसी एरोस्पेस कंपनी NPO लाबोचिन द्वारा डिजाइन निर्मित और परीक्षण किया गया लूना 25 में 2 मुख्य भाग हैं। एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो एक प्रणोदन प्रणाली और लैंडिंग गियर से सुसज्जित है जिसमें डॉपलर वेग और रेंज मीटर भी शामिल है।
आइए आपका नेक्स्ट देखें फिर क्या है, इसरो आदित्य L1। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला होगी। इसरो के अनुसार जो है आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला होगी। आदित्य L1 मिशन को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C57 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च 2 सितंबर में होने की संभावना है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 LA के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये जो है अब लॉन्च हो चुका है फ्रेंड्स, तो थोड़ा ये पुराना न्यूज है, उस टाइम लॉन्च नहीं हुआ था। और देखिए इसके बारे में क्या है, तो L1 बिंदु के चारों ओर जो है प्रभामंडल कक्षा में स्थापित उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य का निरंतर दृश्य देखने का प्रमुख लाभ मिलता है। 14 अगस्त 2023 को बेंगलुरु के राव सैटेलाइट सेंटर को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचाया गया। आदित्य L1 के पेलोड कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों और क्षेत्रों के प्रसार की समस्या को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आइए फिर नेक्स्ट देखें चंद्रयान 3 अभियान के बारे में। 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्रमा पर 615 करोड़ रुपये या $75 मिलियन का तीसरा मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल LV-M3M4 फैटमैन द्वारा किया गया। रोवर पर 2 पेलोड हैं, जिन्हें चंद्र की सतह पर रासायनिक और खनिज संरचना का अध्ययन करने और चंद्र मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लौह जैसे तत्वों की संरचना निर्धारित करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश के बारे में देखिए क्या क्या है। तो 5 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए चंद्र कक्षा सम्मिलित LOI पूरा किया। LOI अभ्यास बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से किया गया। यह तीसरी बार है जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। पिछले 2 चंद्रयान मिशन भी इसी चरण में पहुंचे थे। चंद्रयान 1 2008 केवल एक ऑर्बिटर, जबकि चंद्रयान 2 2019 में को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड। 23 अगस्त 2023 को इसरो ने ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस से ऐतिहासिक महाअभियान चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड किया। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक P वीर मुथुवेल ने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया है। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पूर्व USSR, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। अंतरिक्षयान विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से सुसज्जित है, जो जमे हुए पानी के सबूत खोजने और चंद्रमा के अज्ञात ध्रुवीय क्षेत्र की बेहतर समझ विकसित करने के लिए चंद्रमा का प्रयोग करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का भारत का पिछला प्रयास चंद्रयान 2 वर्ष 2019 में जो है वो विफल रहा था। इस बार जो है वो सक्सेसफुली हो गया था। और देखिए क्या है, तो चंद्रयान 3 की क्षैतिज रूप से गति को लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा से कम किया गया। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क में मॉक्स में लैंडर मॉड्यूल की जटिल सॉफ्ट लैंडिंग की निगरानी की। रोवर और लैंडर को अपना आकलन करने के लिए चंद्रमा पर 2 सप्ताह का समय है। परिणाम के बारे में अगर देखिए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर की लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर यानी गंधक की उपस्थिति की पुष्टि की है। रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने आशा के अनुरूप एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया है। चंद्रयान नामकरण देखिए, चंद्रयान नामकरण में तो 20 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 23 अगस्त जिस दिन चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 अगस्त को जो है 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 23 अगस्त जिस दिन चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक उतरा है, उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने चंद्रयान 3 लैंडिंग का स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट और 2019 में असफल चंद्रयान 2 मिशन के दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखने की भी घोषणा की है। तो दोनों पॉइंट तीन चीज़ जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, लसिका फाइलेरिया रोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लसिका फाइलेरिया के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।
भारत का लक्ष्य एक मिशन संचालित रणनीति के माध्यम से वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले वर्ष 2027 तक लसिका फाइलेरिया का उन्मूलन करना है। एमडीए पहल के दूसरे चरण में लक्षित हस्तक्षेप के लिए 9 स्थानीय राज्यों के 81 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये राज्य हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। एमडीए पहल के दूसरे चरण में लक्षित हस्तक्षेप के लिए 9 स्थानिक राज्यों के 81 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये सब लिस्ट है इनके। आइए फिर नेक्स्ट देखें तो नया स्पेस पोर्ट इसरो। नया स्पेस पोर्ट इसरो तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना करेगा। स्पेस पोर्ट का उपयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा, जो छोटे उपग्रह के लिए अंतरिक्ष तक कम लागत और लचीली पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुलशेखरपट्टिनम का उपयोग निजी कंपनियों द्वारा छोटे उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। विश्व का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पीबोट। विश्व का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पीबोट कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने पीबोट नामक एक ह्यूमैनॉइड रोबोट विकसित किया है। यह विश्व का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट है। यह कॉकपिट में सभी एकल नियंत्रणों में हेरफेर करके एक मानव पायलट की तरह एक हवाई जहाज उड़ा सकता है। आइए इसके बारे में और देखें क्या है। तो दक्षिण कोरिया में रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का प्रभारी सरकारी निकाय रक्षा विकास एजेंसी द्वारा प्रारंभ प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका है राक्षस डिमोनकन। एक राक्षस कण जो लगभग 70 वर्षों के किसी भौतिकविदों को परेशान कर रहा है। इलिनोइस विश्वविद्यालय अमेरिकी शोधकर्ताओं के एक प्रयोग में खोजा गया है। यह पारंपरिक अर्थों में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तरह एक कण नहीं है। यह एक ठोस में इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बना एक मिश्रित कण है। 1956 में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी डेविड पाइंस ने भविष्यवाणी की थी कि किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन कुछ अजीब कर सकते हैं। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। टाइफून लेन जापान। 15 अगस्त 2023 को टाइफून लेन ने जापान में दस्तक दी, जिससे भारी बारिश हुई और तेज हवाएं चली। टाइफून ने टोक्यो से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में वाकायामा प्रांत में शियोनोमिसाकी के पास दस्तक दी। इसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम निरंतर हवाएं थी, जो श्रेणी 2 टाइफून के बराबर थी। टाइफून एक तरह का चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसे तूफान, आंधी या चक्रवात कह सकते हैं। टाइफून एक तरह का चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसे तूफान, आंधी या चक्रवात कह सकते हैं। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। तो ब्यूबोनिक ब्लैक डेथ। चीन के उत्तरी क्षेत्र इनर मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग के 2 और केस मिलने के बाद से हड़कंप की स्थिति है। चीन की सरकार के अनुसार ये दोनों नए केस उस एक ही परिवार से मिले हैं जहां पहले 7 अगस्त 2023 को पहला केस मिला है। यह प्लेग का संक्रमण चूहों से फैलता है। WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग या संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है। अब इसे आइसोलेशन में रखा गया है और लगातार निगरानी की जा रही है। तो ये कहाँ का था? चीन का था। आइए फिर नेक्स्ट देखें तो INS वागीर सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर ने किसी भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी तैनाती जून 2023 में हुई। पनडुब्बी ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा में 7000 किलोमीटर या 4000 समुद्री मील से कुछ अधिक की दूरी तय की। INS वागीर ने जो है ऑस्ट्रेलिया में मलाबार अभ्यास 11 से 21 अगस्त और ओसिनडेक्स 22 से 24 अगस्त अभ्यास में भाग लिया। 6 कलवरी श्रेणी की सबमरीनों के प्रारंभिक समूह में से संबंधित INS वागीर पंक्ति के में 5वें स्थान पर है। इसके बाद जो छठा था वो बागशीर था। आइए नेक्स्ट देखें तो 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली। 22 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में धौलपुर करौली को एक नए बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दी, जिससे देश में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 54 हो गई है। धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए तो इसी में और है। इस बीच राज्य सरकार ने कुंभलगढ़ को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। राजस्थान में करौली सरमथुरा धौलपुर अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है।
अब तक राजस्थान में 4 बाघ अभ्यारण्य थे, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य। ये 4 पहले से थे और 5वां अब जो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बना है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, वैक्सीन एम्ब्रिशबो। वैक्सीन एम्ब्रिशबो 21 अगस्त 2023 को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फाइजर द्वारा बनाए गए टीका एम्ब्रिशबो नामक पहले टीके को मंजूरी दी है, जो नवजात शिशुओं को रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से बचाता है। रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से जो है ये बचाता है। और देखिए इसके बारे में क्या है, तो यह गर्भावस्था के अंत में 32 से 36 सप्ताह के बीच माताओं को दिया जाता है और जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। यह पहली वैक्सीन है जिसने गर्भवती महिलाओं में उपयोग के लिए मंजूरी प्राप्त की है। कंपनी 2 से 18 वर्ष की आयु के उच्च जोखिम वाले बच्चों और 18 से 60 वर्ष की आयु के वयस्कों पर भी वैक्सीन का अध्ययन कर रही है। आइए फिर नेक्स्ट देखें, चंद्रयान मिशन ल्यूपैक्स। चंद्रयान मिशन ल्यूपैक्स के बारे में देखिए क्या है, तो इसरो ने एक और चंद्र मिशन ल्यूपैक्स की तैयारी कर रहा है। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के सहयोग से होगा। ल्यूपैक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नामक यह मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित है। चंद्रमा का आधा हिस्सा कभी भी सूर्य का सामना नहीं करता है, इसलिए वहां अस्थायी रूप से अंधेरा रहता है। ल्यूपैक्स की योजना ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की प्रचुरता की जांच करने की है। ल्यूपैक्स मिशन के लिए लॉन्च वाहन और रोवर का योगदान जापानी एजेंसी द्वारा किया जाना है, जबकि लैंडर इसरो से आएगा। संयोग से जाक्सा इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा पर अपना पहला लैंडिंग मिशन भेज रहा है। जाक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट देखिए, तो मोहजेर 10 ड्रोन 22 अगस्त 2023 को ईरान के रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल रसद ने रक्षा उद्योग दिवस के अवसर पर मोहजेर 10 ड्रोन का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडरों ने भाग लिया। ये ड्रोन 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। मोहजेर 10 ड्रोन कई तरह के बम और एंटी रडार सिस्टम लेकर उड़ान भर सकता है। यह हमला करने के साथ जासूसी में भी जो है ये माहिर है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, बहुभाषी एआई मल्टी मॉडल सीमलेस एमएचटी। बहुभाषी एआई मल्टी मॉडल सीमलेस एमएचटी। मेटा ने एक एआई मॉडल विकसित किया है जिसे सीमलेस M4T के नाम से जाना जाता है। MHT नहीं, M4T के नाम से जाना जाता है। यह टेक्स्ट और स्पीच दोनों में 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद करने तथा प्रतिलेखन में सक्षम है। सीमलेस M4T पहला ऑनलाइन ऑल इन वन बहुभाषी मल्टी मॉडल एआई अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है। पहला ऑल इन वन बहुभाषी मल्टी मॉडल एआई अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल है। यह अंग्रेजी सहित लगभग 100 इनपुट भाषाओं और लगभग 35 आउटपुट भाषाओं में स्पीच टू स्पीच अनुवाद करने में सक्षम है। अब आपका नेक्स्ट सेक्शन है अभ्यास और ऑपरेशन से रिलेटेड। तो आइए देखें इसके बारे में। तो 27वां मलाबार नौसैनिक अभ्यास देखिए किसके किसके बीच हुआ है। तो 11 से 21 अगस्त 2023 तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मलाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ष पहली बार मलाबार अभ्यास की मेजबानी की है। आइए फिर नेक्स्ट देखिए, तो ऑसिन डेक्स 23 अभ्यास 22 से 25 अगस्त 2023 को भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक ऑसिन डेक्स 23 समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। INS शहादरी, INS कोलकाता और भारतीय पनडुब्बी INS बागीर ने RAN से HMAS शॉल्स और HMAS ब्रिस्बेन के साथ अभ्यास में भाग लिया। यह एक प्रमुख द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है जो 2015 से आयोजित किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, तो पासेक्स युद्धाभ्यास के बारे में है। तो 5 अगस्त 2023 को लाल सागर में तैनात INS चेन्नई ने रॉयल सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैल के साथ पासेक्स अभ्यास किया है। फिर से सुनिए, तो 5 अगस्त 2023 को लाल सागर में तैनात INS चेन्नई ने रॉयल सऊदी नौसेना जहाज HMS अल जुबैल के साथ पासेक्स अभ्यास किया है। जद्दा सऊदी अरब के तट पर इस संयुक्त प्रयास में जटिल सामरिक युद्धाभ्यास, चतुर नाविक विकास और कठोर संचार अभ्यास शामिल थे। INS चेन्नई की जद्दा यात्रा 3 अगस्त से 5 अगस्त तक की थी। भारतीय नौसेना USA और रूस की सेनाओं के साथ भी पासेक्स अभ्यास का आयोजन कर सकती है।
नेक्स्ट देखिए तो नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 8 से 11 अगस्त 2023 तक भारत और यूएई नौसेना के बीच जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दुबई में आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने कैप्टन अशोक राव और प्रमोद जी थॉमस के नेतृत्व में इस अभ्यास में भाग लिया। फिर आपका नेक्स्ट है ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा पश्चिम एयरबेस मिस्र में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने भाग लिया है। यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना ने एक्स ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना ने जो है एक्स ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। तो फ्रेंड्स आज जो हम लोगों ने है इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर अप किया है। आर्थिक परिदृश्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहते हैं, और तीसरा आपका जो है ये ऑपरेशन से रिलेटेड था। तो 3 जो है हम लोगों ने अभी कवर अप किया है इस वीडियो में। अभ्यास और ऑपरेशन से रिलेटेड तीसरा था आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर पाऊँ। और अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो है सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशंस जितने भी हैं वो आपको समय पे उपलब्ध हो जाएँ और आप सारे वीडियो का जो है लाभ उठा सकें सही समय से। तो बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।